Hello everyone, I am back here again with another video of class 9, and in this video we will be studying about the first chapter of civics, that is democracy in the contemporary world. So this is the third part of the video of this chapter, and in this we will be studying the last remaining topics, that is democracy at the global level. Alright, so before starting the video I would like to request you that please, if you like this video, please share this and like this, and please do subscribe our channel Study Treat, and do not forget to press the bell icon so that you can get the latest notifications. So इस चैप्टर में जो है, इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल, जो कि ये बचा हुआ टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। और ये जो पहला टॉपिक है इसमें ये हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल कहने का मतलब है कि किस तरह से जो है एक कंट्री की गवर्नमेंट होती है, जैसे इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, और बाकी जो कंट्रीज है उनके अलग अलग गवर्नमेंट्स होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं अपने कंट्री के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर सिटीजन्स, तो जो रूल्स बनाते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जिस तरह एक कंट्रीज के गवर्नमेंट्स होते हैं, क्या उसी तरह पूरे वर्ल्ड के लिए क्या कोई गवर्नमेंट होता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के लिए क्या कोई गवर्नमेंट होता है जो सिटीजन्स को या जो लोग हैं इस वर्ल्ड के उन पे कंट्रोल करता है या उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था किस तरह से जो है डेमोक्रेसी चिले में और पोलैंड में जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, और वो डेमोक्रेटिक से फिर ऑटोक्रेटिक हुई थी, मिलिट्री कूप वहां पे हुआ था, और दोबारा जो है वहां पे डेमोक्रेसी रिस्टोर की गई थी। और किस तरह से जो है अलग अलग कंट्रीज में डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन हुआ। बिगिनिंग में हमने देखा फ्रांस का रेवोल्यूशन, ठीक है, फिर यूनाइटेड किंगडम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा, और अलग अलग कंट्रीज में हमने देखा किस तरह पाकिस्तान में जो है, बांग्लादेश में जो है, नेपाल में जो है गवर्नमेंट वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था फिर वहाँ पे ऑटोक्रेटिक या फिर मिलिट्री गवर्नमेंट वहाँ पे लागू किया गया, फिर दोबारा जो है वहाँ पे गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे लागू किया गया। उसी तरह हमने म्यांमार का भी देखा था कि किस तरह से जो है मिलिट्री कूप जो था वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के द्वारा हटाने की कोशिश की गई थी, बट उन्होंने जो है उस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का जो उन्होंने वैल्यू नहीं किया, और जो अपोजिशन जो लीडर्स जीते थे, ठीक है, जैसे कि जो उनका लीडर था आंग सान सू की, ठीक है, तो उनको जो है उन्होंने जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को मानने से मना कर दिया था, और अपने आप को जो है गवर्नमेंट अपना हटाने से मना कर दिया, और बाकी जो लीडर्स थे, जो अपोजिशन लीडर्स थे जो इलेक्शंस में जीते थे, उनको जो है हाउस अरेस्ट कर दिया था, और उनको जो है जेल में बंद करके जो है दोबारा अपना मिलिट्री राज चलाया था। तो हमने पिछले टॉपिक्स में ये सब पढ़ा था, क्लियर। आइए इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो है एक पूरे वर्ल्ड के लिए गवर्नमेंट बनाया गया, या गवर्नमेंट होता है या नहीं होता है वो देखेंगे इसमें, ठीक है। कौन जो लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, क्लियर। There is a government of India, government of USA and government of UK, United Kingdom, but there is no government of the world. But एक पूरे वर्ल्ड के लिए गवर्नमेंट नहीं होता है। No government can pass any law that will apply to all the people of the world, यानी कि कोई ऐसा गवर्नमेंट नहीं है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है या लॉ बना सकता है जो पूरे वर्ल्ड के लोगों पे अप्लाई होगा। If there is no such government, no such rulers and rule, how can we apply the two features of democracy? जब ऐसा कोई गवर्नमेंट होता ही नहीं है, जब ऐसा कोई रूलर्स होता ही नहीं है पूरे वर्ल्ड के लिए, जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, तो जो दो फीचर्स है हमारे डेमोक्रेसी के, यानी कि दो फीचर्स कौन कौन से हैं कि द रूलर शुड बी चोजन बाय द पीपल एंड द पीपल शुड गेट द पॉलिटिकल फ्रीडम। ये दो हमारे फीचर्स है डेमोक्रेसी के, जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, वो अप्लाई कैसे होगा पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। There is no single world government, but there are many institutions in the world that perform partially the functions of such a government. ऐसा कोई सिंगल गवर्नमेंट नहीं है पूरे वर्ल्ड के लिए, बट ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं कंट्री की सहमति से, जिसपे जो है वो गवर्नमेंट, वो जो इंस्टीट्यूशंस है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और जो फंक्शंस करती है गवर्नमेंट की तरह, ठीक है। वो पूरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सारे कंट्री के सहमति से बनाए गए हैं, जो उनके मेंबर्स हैं उस इंस्टीट्यूशंस के,
ठीक है, वही जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं और वही जो है एक गवर्नमेंट का फंक्शन, एक रोल प्ले करते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, यानी कि एक गवर्नमेंट, सिंगल गवर्नमेंट नहीं, बट एक अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बनाए गए हैं सहमति के, वर्ल्ड जो कंट्रीज की सहमति है उनको रखते हुए, और वो जो है गवर्नमेंट का रोल प्ले करते हैं। These organizations cannot command countries or citizens in a way government can। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये किसी कंट्री पे या किसी सिटीजन्स पे अपना कमांड नहीं चला सकते, बट दे मेक रूल्स दैट लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन डू। बट ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज बनाते हैं जिससे जो कंट्री की गवर्नमेंट है उन पे कुछ लिमिट्स लगती हैं। ठीक है, जैसे कि कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन होगा जो दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट्स को खत्म करेगा, या फॉर एग्जांपल जो नदी है, जो समुद्र है, जो किसी कंट्री के बीच में नहीं पड़ती हैं, ठीक है, जो किसी कंट्री के जोन में नहीं पड़ती हैं, उन पे किसका रेगुलेशन चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारा रोल प्ले करती है गवर्नमेंट का एट द वर्ल्ड लेवल, जो कि ग्लोबल लेवल पे जो है वो एक रोल प्ले करती है गवर्नमेंट का। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे कि कैसे जो है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपना काम करती हैं ग्लोबल लेवल पे एक गवर्नमेंट का। ऑलराइट, तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो कि गवर्नमेंट का रोल प्ले करते हैं ग्लोबल लेवल पे, वो किस तरह फंक्शंस करते हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी होती है। तो कंसिडर दिस पॉइंट्स। Who make laws, rules and laws to govern all the seas that do not fall within the boundary of any country। यानी कि कौन होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है वैसे जगहों, वैसे सीज को कंट्रोल करने के लिए जो किसी कंट्री के बाउंड्री में फॉल नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए, कुछ इंडियन ओशन है, कुछ हिस्सा जो इंडिया का होता है उसमें, अटलांटिक ओशन है, कुछ हिस्सा उसमें यूरोपियन कंट्रीज का होगा। ठीक है, पैसिफिक ओशन है, उसमें कुछ हिस्सा जो है यूएस का होगा, कुछ बाकी कंट्रीज का होगा। तो कुछ हिस्सा जो बच जाता है उन सीज का, उन ओशंस का, उस पर किसका अधिकार होता है, वो कौन गवर्न करता है, उसको कौन देख रेख करेगा उसका। और हु टेक्स स्टेप्स टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट थ्रेटन द कंट्रीज टुगेदर। यानी कौन जो होता है जो ऐसे स्टेप्स लेगा जिससे जो एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन होता है, यानी एनवायरमेंट को जो इफेक्ट, जो असर पड़ता है, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो डैमेज हो रहे हैं, ठीक है, उसके लिए कौन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा। ठीक है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के द्वारा जो है, कंट्रीज के द्वारा जो है बनाई जाती है। तो वही सब इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रोल प्ले करते हैं तुम्हारे इन सारे एरियाज को कंट्रोल करने के लिए या फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज को देखने के लिए। द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो होता है यूएन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मेन ये एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जो कि एक गवर्नमेंट का रोल प्ले करता है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस यूएनओ, जो कि 1945 में बनाया गया था कुछ कंट्रीज के म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग पे। ठीक है, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इसका फॉर्मेशन किया गया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो पीस बना रहे। ठीक, तो द यूनाइटेड नेशंस हैज इवॉल्व्ड मेनी कन्वेंशंस ऑन दीज क्वेश्चंस दैट आर नाउ बाइंडिंग ऑन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे जो क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखे गए हैं उन पे जो है यूनाइटेड नेशंस ही जो है वो ऐसे कन्वेंशंस जो है वो लागू करता है, वो बिठाता है कन्वेंशंस। ठीक है, वो मीटिंग्स करता है, वो कॉन्फ्रेंस करता है जो सारे कंट्रीज पे बाइंडिंग होता है, यानी सारे कंट्रीज को उसके कन्वेंशंस को फॉलो करना पड़ेगा जो भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हैं। द यूएन इज अ ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ नेशंस, यानी यूएन को जो है ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ नेशंस कहा जाता है ऑफ द वर्ल्ड का, टू हेल्प कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल लॉ, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इक्वालिटी। यानी कि यूनाइटेड नेशन एक एसोसिएशन है वर्ल्ड के नेशंस का जो कि कोऑपरेट करता है दो कंट्रीज या दो से ज्यादा कंट्रीज को लेकर
ठीक है, किस किस बेसिस पे? इंटरनेशनल लॉ पे, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने पे, सिक्योरिटी यानी कि कंट्रीज के बीच में सिक्योरिटी सेटलमेंट पीस करने के लिए, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए और सोशल इक्वालिटी को डेवलप करने के लिए। यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो रिस्पॉन्सिबल है कि एक इंटरनेशनल लॉ बनाए, वो लॉ बनाए जो कि सारे कंट्रीज फॉलो करें उसको। उनका सिक्योरिटी जो है यानी कि जो सुरक्षा होती है अलग अलग कंट्रीज को लेकर, वो सारा तुम्हारे यूनाइटेड नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो गया यानी कि अलग अलग कंट्रीज का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, गवर्नमेंट तो अपने आधार पे देखती है डेवलपमेंट करना उस कंट्री का, बट साथ साथ जो है दो कंट्री के बीच में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या दो से या जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उन सबका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड नेशंस का होता है। सोशल इक्वालिटी यानी कि सोशल इक्वालिटी जो है, जो सोसाइटी की जो इक्वालिटी है, जैसे कंट्रीज में लॉ इक्वालिटी ऑफ लॉ चलता है यानी कि सारे सिटीजन्स को एक बराबर माना जाएगा, उसी तरह जो है सोशल इक्वालिटी ये पूरे वर्ल्ड में कायम करता है यूनाइटेड नेशंस, यानी कि सारे कंट्रीज को जो है वो एक ही आधार पर देखेगा, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये सब चीजें जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूनाइटेड नेशंस की देखने की। और इसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं हमारे यूनाइटेड नेशंस के, यानी कि अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं यूनाइटेड नेशंस के, जो कि एक पर्टिकुलर रोल को प्ले करती है। जैसे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो भी यूनाइटेड नेशंस का एक हिस्सा है, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, वो भी एक जो है यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है। तो वो जो है अलग अलग अपना रोल प्ले करती हैं। ऐसे बहुत सारे हैं ऑर्गन्स, 6 या 7 जो रोल प्ले करते हैं हमारे एक कंट्रीज के बीच में सेटलमेंट करने के लिए, पीस सेटलमेंट करने के लिए, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, इंटरनेशनल लॉ बनाने के लिए और सिक्योरिटी को देखने के लिए। द यूएन सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और जो सचिव होता है यूनाइटेड नेशंस का, जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो हेड होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है। यूएनए का जो हेड होता है सेक्रेटरी जनरल यानी कि सचिव, वो होता है तुम्हारा चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी कि वो उनका मेन हेड होता है। What happens when a country attacks another country? अब जैसे हमने लिया कि जो सीज है उस पर किसका अधिकार होगा किसका नहीं होगा, जो कि किसी कंट्री के बाउंड्री में नहीं पड़ते। उसी तरह एक और एक इशू है कि what happens when a country attacks another country? वो क्या होगा जब एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री को अटैक करती है। द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि एक ऑर्गन है, जो कि एक पार्ट है यूनाइटेड नेशंस का, सिक्योरिटी काउंसिल, वो रिस्पॉन्सिबल है कि पीस और सिक्योरिटी जो है वो कंट्रीज के बीच में बनी रहे। वो रिस्पॉन्सिबल है कि जब कोई कंट्री अटैक कर रहा है किसी कंट्री पे, तो उन दोनों के बीच में जो है जाकर पीस का सेटलमेंट करे और एक्शंस ले उस कंट्री के खिलाफ जिसने ये गलत काम किया है। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो उसका एक पार्ट है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कंट्रीज के बीच में पीस और सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे, ठीक है। और जो भी गलत होता है उसके खिलाफ एक्शंस लेती है यूनाइटेड नेशंस की ये ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल और उसको पनिश करती है। क्लियर? आइए देखते हैं आगे की जो पार्ट्स हैं हमारे यूनाइटेड नेशंस के कि वो उनका क्या क्या पर्टिकुलर रोल होता है। ऑलराइट, सो एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। Who lends money to the countries or governments when they need it? यानी कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का जो कि पैसे देती है किसी कंट्री को या उनके गवर्नमेंट को जब उनको जरूरत पड़ती है। तो द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये ऑर्गन है हमारा यूनाइटेड नेशंस का, वो ऐसे काम करती है, यानी कि पैसे देने का काम करती है किसी पर्टिकुलर कंट्री को या उनके गवर्नमेंट को, ताकि वो अपने कंट्री का इकोनॉमिक पॉलिसीज को अच्छी कर सके। द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो गिव्स लोन्स टू द गवर्नमेंट्स, और उसी तरह जिस तरह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसी तरह द वर्ल्ड बैंक भी है जो कि गवर्नमेंट जो को या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री को जो है पैसे दिया करती है या लोन्स दिया करती है जब उनको जरूरत पड़ती है। बिफोर lending, they ask the concerned government to show all its accounts and direct it to make changes in the economic policy. जब भी ये ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशंस की जब किसी कंट्री को पैसे देती है, ठीक है, तो उससे पहले जो है उस कंट्री का अकाउंट जो भी होता है, जो भी अकाउंट्स होते हैं उन कंट्रीज के, वो चेक करती है वर्ल्ड बैंक या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देने से पहले, ताकि उनको लगे कि हाँ ये सही तरीके से जो है पैसे दिया जा रहा है या उनके पैसे का गलत इस्तेमाल
नहीं होगा। क्लियर। और उनको ऑर्डर उनको कुछ चेंजेस करने के लिए बोलती है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में, ताकि उनको आगे से दिक्कतें, पैसे की दिक्कत ना हो। ठीक है। तो ये काम जो है कौन करती है, जिस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल है वो पीस कीपिंग का काम करती है। ठीक है। उसी तरह हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया और वर्ल्ड बैंक हो गया, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी कंट्री को लोन देने के लिए, पैसे देने के लिए जब उनको जरूरत पड़ती है। और भी हमारे ऐसे ऑर्गन्स है हमारे यूनाइटेड नेशंस के, जो कि अलग अलग अपना पर्टिकुलर रोल प्ले करती है। ठीक है, एज अ गवर्नमेंट फॉर द वर्ल्ड, सो दैट there should be peace all over the world and there should be equality, there should be economic development of the countries and so on. अब क्वेश्चन आता है कि ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, क्या ये डिसीजंस जो लिए जाते हैं हमारे यूनाइटेड नेशंस या फिर उनके ऑर्गन्स के द्वारा, क्या ये डिसीजंस डेमोक्रेटिक होते हैं? यानी कि क्या वो डिसीजंस ऐसा माना जा सकता है कि वो डेमोक्रेटिक है? यानी कि क्या ऐसा माना जा सकता है कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो पीपल के द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा चूज किया गया है, या फिर जो डिसीजंस लिए गए हैं वो लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए है या नहीं है? सो देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस दैट एट द वर्ल्ड लेवल दैट परफॉर्म सम ऑफ द फंक्शंस दैट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट वुड परफॉर्म। यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस है यूनाइटेड नेशंस के, वो रिस्पॉन्सिबल होती है वर्ल्ड लेवल पे कि वो ऐसे फंक्शंस एक गवर्नमेंट का रोल प्ले करे। बट वी नीड टू नो हाउ डेमोक्रेटिक दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर। बट हमें जानना उससे पहले कि कितना जो है ये जो इंस्टीट्यूशंस है, ये ऑर्गेनाइजेशंस है, वो कितनी डेमोक्रेटिक है। ठीक है। The yardstick here is whether each of these countries has free and equal say in the decisions that affect them. कहने का मतलब है कि मेन मुद्दा ये है कि जो कंट्रीज है, जो कि उसके मेंबर्स हैं, और तो क्या उनका अपनी सहमति है या फिर क्या उनको बराबर का मौका दिया जा रहा है ऐसे डिसीजंस लेने के लिए जो उनको इफेक्ट करती है। यानी कि जो कंट्रीज हैं, जो अलग अलग कंट्रीज है, जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, क्या वो कंट्री जो डिसीजंस ले रही है ऑर्गेनाइजेशंस, क्या वो उस कंट्री के लिए सही होगा या नहीं होगा, या कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो ये सब डिसीजंस कौन लेता है? ये सब डिसीजंस कंट्री के ऊपर ही है कि, तो यही तभी से पता चल पाएगा कि ये जो डिसीजंस ली जा रही है ये डेमोक्रेटिक है या नहीं है। जब तक उस कंट्री को फ्री और इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा, उनके डिसीजंस जो लिए गए इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, वो उनको फायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट कि कैसे कैसे जो है ये कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स हैं हमारे यूनाइटेड नेशंस के, जो कि अलग अलग रोल प्ले करते हैं एक गवर्नमेंट का एट द वर्ल्ड लेवल, और कौन कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या क्या उनकी हिस्सेदारी होती है, किस तरह से जो है यूनाइटेड नेशंस अपना फंक्शन करती है, हम देखेंगे अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में। तो देखते हैं हम लोग ये टॉपिक जो हमारा आर डिसीजंस डेमोक्रेटिक। जो यूएन जो डिसीजंस लेती है, जो उसके ऑर्गन्स जो डिसीजंस लेते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ठीक, उसे देखते हैं कि हम लोग किस तरह से जो है ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं, क्या ये डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं क्या ये डेमोक्रेटिक है या नहीं है, इसके बारे में जो है इसमें हम पढ़ेंगे। एज ऑफ 2012 देयर आर 193 मेंबर्स इन द यूएन। यानी कि यूएन जो है वहाँ पे 2012 के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे जो यूएन है उसमें 193 कंट्रीज हैं उसके मेंबर्स। ईच वन हैज वन वोट इन द जनरल असेंबली। एक जनरल असेंबली, जिस तरह हमारे गवर्नमेंट किसी कंट्री के गवर्नमेंट में एक असेंबली होती है पार्लियामेंट में, यानी कि सारे ऑपोजिशन के और जो मेजोरिटी की गवर्नमेंट है सारे लोग जो है वहाँ बैठते हैं और कोई डिस्कशंस करते हैं, ठीक। उसी तरह यूएन का भी एक जनरल असेंबली होता है जिसमें सारे कंट्रीज टुगेदर बैठते हैं और कुछ डिस्कशंस जो है वहाँ पे होती हैं। और जो यूएन है उनकी जो जनरल असेंबली है वो साल में एक बार जरूर होती है। प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। यानी कि जो जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता है वो जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा चूज किया जाता है, जो उनके मेंबर कंट्रीज हैं उनके द्वारा चूज किया जाता है।
जनरल असेंबली इज लाइक पार्लियामेंट में डिस्कशंस टेक प्लेस। जिस तरह किसी कंट्री के पार्लियामेंट में जब बहुत सारी पार्टीज बैठकर डिस्कशंस करती हैं, ठीक है, ऑपोजिशन और मेजोरिटी की, उसी तरह जनरल असेंबली में जो है सारे मेंबर्स जो है बैठते हैं और वहां पे डिस्कशंस होते हैं। इन दिस सेंस यूएस अपीयर्स टू बी अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर इस सेंस की बात की जाए कि सारी कंट्रीज एक जगह बैठ के असेंबली में पार्लियामेंट की तरह बैठकर जो है डिस्कशंस करते हैं, तब लगता है कि हाँ एक यूनाइटेड नेशन जो है एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स जो है वो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं माने जाएंगे। आइए देखते हैं क्यों। बट the General Assembly cannot take any decision about what action should be taken in a conflict between different countries. But General Assembly के पास वो पावर नहीं है कि वो डिसीजंस ले सके किसी भी जब किसी भी कंट्री, दो कंट्री के बीच में या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में कोई कंफ्लिक्ट यानी कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम होती है तो क्लियर। भले ही वो एक पार्लियामेंट की तरह, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह पार्लियामेंट जो उसकी बैठती है वहां डिस्कशंस करती है सारे कंट्रीज बैठकर, उस सेंस में तो वो डेमोक्रेटिक लगता है। बट जो डिसीजंस लेने की बात होती है तब जो है यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है वो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन या फिर डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानी जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये जो हमने देखा, तो जनरल असेंबली कैन नॉट टेक एनी डिसीजन अबाउट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनी टू डिफरेंट कंट्रीज, यानी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे जो है जनरल असेंबली कोई डिसीजंस नहीं ले सकता। क्लियर। सिक्योरिटी काउंसिल टेक्स सच डिसीजंस। ठीक है, तो जब किसी दो कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसका डिसीजन जो है वो कौन लेता है? वो तुम्हारा सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि एक पार्ट है यूनाइटेड नेशंस का, वो लेती है। क्लियर। There are 5 permanent members in this Security Council, और सिक्योरिटी काउंसिल में जो है 5 परमानेंट मेंबर्स है उसमें, जो कि हमारा यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना, यानी ये कंट्री जो है ये परमानेंट मेंबर्स कहलाती है सिक्योरिटी काउंसिल की। ठीक है। 10 और मेंबर्स जो है वो इलेक्ट होते हैं 2 साल के लिए, और 10 ऐसे टेम्परेरी मेंबर्स जो है, टेम्परेरी कंट्री जो है वो 2 साल के लिए जो है वहां पे इलेक्ट होती है सिक्योरिटी काउंसिल में। द रियल पावर इज विद दिस 5 मेंबर्स, और कोई भी डिसीजन लेने का जो रियल पावर है वो इन 5 परमानेंट मेंबर्स को के पास ही है। ठीक है, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, सिर्फ इन्हीं के पास जो है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आपको होती है डिफरेंट कंट्रीज को लेकर, तो सिर्फ यही 5 ऐसे कंट्रीज हैं जो डिसीजंस ले सकते हैं, और इन्हीं का डिसीजन जो है वो एप्लीकेबल होगा। क्लियर। देखा जाए तो यूएस जो है बहुत ज्यादा पैसे कंट्रीब्यूट करता है मेंटेनेंस ऑफ द यूएन के लिए, यानी कि यूएन के मेंटेनेंस के लिए, यूनाइटेड नेशंस के मेंटेनेंस के लिए जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, वो बहुत ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करता है। ईच मेंबर हैज 1 वीटो पावर, और ये जो 5 मेंबर्स हैं इन सबके पास जो है एक वीटो पावर है। वीटो पावर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एक कंट्री किसी डिसीजन, कोई भी एक 5 में से कोई भी अगर एक कंट्री अगर किसी एक डिसीजन को ना कहती है तो वो डिसीजन जो है काउंसिल नहीं ले सकती, मतलब वो एक सुप्रीम पावर हो गया। ठीक है, वीटो कहने का मतलब सुप्रीम पावर हो गया इन 5 मेंबर्स के पास। ठीक है, जो 10 अदर मेंबर्स जो टेम्परेरी 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं उनसे उनकी कोई मतलब नहीं होती। जो डिसीजंस ये 5 कंट्रीज लेंगी, 5 परमानेंट कंट्री लेंगी सिक्योरिटी काउंसिल में, सिर्फ उन्हीं का डिसीजन जो है एप्लीकेबल होगा। ठीक है। वीटो पावर कहने का मतलब है काउंसिल कैन नॉट टेक एनी डिसीजन इफ एनी मेंबर सेज नो टू अ डिसीजन। अगर किसी भी मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई इन 5 में से कोई भी एक मेंबर जो है अगर कहता है कि किसी भी डिसीजन पे अगर ना कहता है, मान लो 4 कंट्री राजी है और एक कंट्री कहता है कि नहीं मैं डिसीजन से राजी नहीं हूँ, तो सिक्योरिटी काउंसिल है वो डिसीजन नहीं ले सकता। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है ऐसा कोई बंदा बताओ, ऐसा कोई पर्सन बताओ कि मतलब वो कहता हो पार्लियामेंट से, हमारी कंट्री से एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री में कोई एक ऐसा परमानेंट मेंबर है हमारे मिनिस्ट्री में
जो कि उसके पास एक वीटो पावर है। अगर वो कोई डिसीजन नहीं लेता है तो मतलब कोई सारी मिनिस्ट्री जो है वो डिसीजन नहीं ले सकती। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। तो मतलब ये क्लियरली हमें शो कर रहा है कि ये एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हमारा सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अगर ऐसा हो कि मान लो तुम्हारे घर में जो है जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, बच्चे अगर सबको सुप्रीम पावर मिला हुआ है, मान लो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मैं डिसीजन से राजी नहीं हूँ, ठीक है, तो घर का कोई भी मेंबर जो है घर का तो पूरे घर का डिसीजन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो वो घर एक डेमोक्रेटिक घर नहीं कराएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी अगर एक बंदा कहता है, एक पर्सन कहता है, एक कंट्री कहती है कि नहीं मैं डिसीजन से एप्लीकेबल नहीं हूँ, तो वो काउंसिल जो है डिसीजन नहीं ले पा रही है। ये क्लियरली शो कर रहा है कि ये एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है। क्लियर? आइए एक और एग्जांपल, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इसका हमेशा जो है क्या बोलते हैं इसको मतलब इसके अगेंस्ट में बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और ये काफी ज्यादा डेमोक्रेटिक बनना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लेकर। Alright, so we'll look into the another example on how we can say that these organizations are not democratic. Taking the example of International Monetary Fund, it has 189 members as of 2016, यानी कि 2016 तक इसके 189 members थे। ठीक है, आज के टाइम पे मेरे ख्याल से 195 members इसके हो चुके हैं। All these members do not have an equal voting rights। और इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि एक ऑर्गन है हमारे यूनाइटेड नेशंस का, जितने भी 189 मेंबर्स हैं इसमें सबको जो है इक्वल वोटिंग राइट्स का अधिकार नहीं मिला हुआ है। The vote of each country is measured by the percentage of money they contribute to the IMF। यानी कि जो उनका वोटिंग परसेंटेज जो बनता है वो बनता है कि कितना परसेंट ये अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट करते हैं IMF में, यानी कि कितना जो ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करेगा उसको जो है वोटिंग राइट्स का अधिकार मिलेगा। उसी तरह देखा जाए तो 189 मेंबर्स में सिर्फ 7 कंट्रीज ऐसी हैं, यूएस, यूके, जापान, जर्मनी, इटली और कनाडा एंड फ्रांस। ये ऐसे यूके, तो यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली एंड कनाडा, ये 7 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि 40% जो है कंट्रीब्यूशन होल्ड करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं। 40% जो है 40% जो वोटिंग राइट्स है वो इन पावर, जो वोटिंग राइट्स की पावर जो है वो इन 7 कंट्रीज के ऊपर है। ठीक है, इसके इन्हीं 7 कंट्रीज के हाथ में जो है ये पावर दिया गया है, मतलब 40% जो पावर है वोटिंग का वो इन 7 कंट्रीज के हाथों में है। क्लियर? बाकी 182 कंट्रीज जो है जो बची हुई है उनका बहुत ही कम है कंट्रीब्यूशन IMF में, इसलिए जो है इनकी वोटिंग राइट्स बहुत कम मिली हुई है या फिर ना के बराबर मिली हुई है। तो कोई भी जो डिसीजंस ये ऑर्गेनाइजेशंस लेती है IMF, तो जो बाकी 182 कंट्रीज है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिसीजंस ले रही है और कैसे डिसीजंस नहीं ले रही है। सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसीजंस लेने का, जो पावर है वोटिंग राइट्स का, वो इन 7 कंट्रीज के पे ही डिपेंड करती है। क्लियर? उसी तरह वर्ल्ड बैंक भी जो है यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है वो भी एक यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है। उसका फंक्शनिंग भी है सिमिलर IMF की तरह है। कुछ कंट्रीज जो है जो कंट्रीब्यूट करती हैं ज्यादा पैसा, उनको वोटिंग राइट्स का पावर मिला हुआ है। ठीक है, और बाकी जो कंट्रीज बच जाती हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह से डिसीजन जो है वर्ल्ड बैंक ले रही है। और वर्ल्ड बैंक का जो हेड होता है वो बेसिकली वो जनरली जो है एक US सिटीजन होता है जो कि नॉमिनेट किया गया होता है यूनाइटेड स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो US के जो है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा वर्ल्ड बैंक का हेड जो है वो नॉमिनेट किया हुआ होता है, जो कि पर्टिकुलरली एक US सिटीजन होता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को जो हमने देखा, इसके पहले वाला एग्जाम्पल सिक्योरिटी काउंसिल का और IMF और वर्ल्ड बैंक का, तो हमने ये देखा कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 ऐसे परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको सिर्फ एक वीटो पावर दिया गया है, यानी कि अगर कोई एक मेंबर डिसीजन लेता है, मतलब कोई मेंबर एक डिसीजन नहीं लेता है तो सिक्योरिटी काउंसिल पूरे डिसीजन को कैंसिल कर देता है। ठीक है,
अगर यही बात अगर एप्लीकेबल किया जाए हमारे कंट्री के हमारे पार्लियामेंट में, अगर किसी एक मेंबर की किसी मान लो किसी एक मिनिस्ट्री के पास पावर मिली है, सुप्रीम पावर मिल गया है, ठीक है, अगर वो किसी पार्लियामेंट के किसी एक डिसीजन को नो कहता है तो पूरा पार्लियामेंट जो है वो डिसीजन को कैंसिल करता है। क्या ऐसा जो प्रोसेस है वो डेमोक्रेटिक कहलाएगा? नहीं, वो डेमोक्रेटिक नहीं कहला सकता, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा पावर जो है एक मेंबर्स को दे दिया गया है, ठीक है, जो कि ये डेमोक्रेटिक का रूल नहीं है। उसी तरह अगर देखा जाए पार्लियामेंट में हमारे मान लो 25% ऐसे मेंबर्स हैं जिनको पूरा का पूरा पावर दे दिया गया है कोई भी डिसीजन लेने का, तो क्या इसको भी हम लोग डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? नहीं, डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि सबको जो है इक्वल अधिकार मिलना चाहिए। बट अगर हम देख रहे हैं IMF का और वर्ल्ड बैंक का और हमारा सिक्योरिटी काउंसिल का, उसमें क्या हो रहा है कि पावर जो है एक किसी पर्सन के पास या किसी एक कंट्री के पास या किसी एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज के पास सिचुएटेड है, यानी कि सारा का सारा डिसीजन जो है वो खुद ही ले रहे हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है हमारे UN के वो डेमोक्रेटिक नहीं है, क्लियर। अब एक और बात आती है कि क्या ये जो कंट्रीज है क्या ये डेमोक्रेटिक है नहीं है इंस्टीट्यूशंस, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं? तो ऐसा भी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। कंट्रीज जो है अलग अलग वर्ल्ड की वो तो डेमोक्रेसी और ज्यादा डेमोक्रेटिक हो रही है, बट ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि एक वर्ल्ड लेवल पे फंक्शन करते हैं वो डेमोक्रेसी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। देखा जाए एग्जाम्पल तो पहले टाइम पे देखा जाए, पहले टाइम पे जब सोवियत यूनियन था और US था, जो कि मतलब World War I और World War II के टाइम पे अगर बात की जाए तो उस समय क्या था कि सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे पावरफुल कंट्रीज थे, जो रीजन्स थे, वो थे तुम्हारे सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स। वो पावरफुल माने जाते थे, तो उनके जो बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता था इसके वजह से क्या होता था कि जो पूरे वर्ल्ड का जो बैलेंस है डेमोक्रेसी का वो बना रहता था। बट जब सोवियत यूनियन का डिक्लाइन हो गया, जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया, तो सारा का सारा पावर जो है वो किसके पास चला गया? वो चला गया तुम्हारा US के पास। तो जो भी फंक्शनिंग है पूरे वर्ल्ड का वो कौन हैंडल करता है? वो US हैंडल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भले कंट्रीज जो है बाकी वर्ल्ड की वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही है, बट जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि एक वर्ल्ड लेवल फंक्शन करते हैं वो डेमोक्रेसी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, यानी कि वो ज्यादा ही ज्यादा अनडेमोक्रेटिक हो रहे हैं, क्लियर। और ये जो US को जो पूरा पावर मिल गया है पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने का, उसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो ये जो है हमने देख लिया कि किस तरह से जो है ये जो डिसीजन लिए जाते हैं UN के मेंबर्स के द्वारा या UN के द्वारा, वो एक डेमोक्रेटिक डिसीजन नहीं होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस है हमारे यूनाइटेड नेशंस के वो डेमोक्रेटिक नहीं है। अब देखते हैं कि डेमोक्रेसी का प्रमोशन कैसे किया जाता है कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और so now we will look into the next last topic of this chapter, that is डेमोक्रेसी प्रमोशन। तो डेमोक्रेसी प्रमोशन होता क्या है, ठीक है। डेमोक्रेसी प्रमोशन कहने का मतलब है कि वैसे रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वैसे एरियाज वर्ल्ड के जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको वहाँ पे डेमोक्रेसी स्थापित करना। डेमोक्रेसी प्रमोशन मीन्स एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन दोज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर नॉट डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो ऐसे कंट्रीज के ऐसे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे डेमोक्रेसी जो एस्टैब्लिश करना, वही इसी कहते हैं हम लोग डेमोक्रेसी प्रमोशन। तो इसमें देखेंगे हम लोग इराक का केस कि किस तरह इराक को जो है, जो कि एक मिलिट्री गवर्नमेंट था, एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट था, वहाँ पे जो है जबरदस्ती US के द्वारा अटैक करके जो है उसको डेमोक्रेटिक बनाने की कोशिश की गई थी। Many powerful countries of the world, particularly United States of America, has taken on the task of democracy promotion। यानी कि जितने पावरफुल कंट्रीज हैं उनमें से पर्टिकुलरली USA जो था वो बहुत ज्यादा कीन था कि वैसे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे डेमोक्रेसी स्थापित की जाए। प्रोपोगेटिंग डेमोक्रेसी इज नॉट इनफ, यानी कि उसका कहना था कि सिर्फ डेमोक्रेसी को प्रोपोगेट करना है, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना ही जो है वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाती है, बल्कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वर्ल्ड में, पावरफुल कंट्रीज जो है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में,
उनको जो है इंटरवेन करनी चाहिए ऐसे कंट्रीज में जो कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और उसको डेमोक्रेसी बनाया जाए जबरदस्ती। इराक इज अ कंट्री इन द वेस्टर्न एशिया, इराक जो है कंट्री है वेस्ट एशिया में। इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश इन 1932 और 1932 में जो है ब्रिटिश से इसको आजादी मिली थी। सिंस 1968 इट वॉज रूल्ड बाय अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी और 1932 में जब ये ब्रिटिश आजाद हुआ था तो वहां पे जो है एक मिलिट्रियल कूप जो है वहां पे स्थापित हो गई थी और 1968 से जो है ये अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी के द्वारा रूल किया जाता था। सद्दाम हुसैन जो था वो इस पार्टी का लीडर था और इसने काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इस पार्टी को वहां पे स्थापित करने के लिए इराक में। जब मतलब 1932 के बाद तो यहाँ पे मिलिट्री कुछ लागू हो गया था, बट 1968 से जो है सद्दाम हुसैन की पार्टी जो जिसका नाम था अरब सोशलिस्ट पार्टी, वो लीडर था सद्दाम हुसैन इसका, और इसने जो है अपनी गवर्नमेंट यहाँ इराक में स्थापित की थी। दिस गवर्नमेंट abolished traditional Islamic laws and gave women the right to vote and several other freedoms not granted in other Western Asian countries। यानी कि इसने जो है जो भी जब भी पावर में आया था, ठीक है, तो इसने जो भी ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉज थे, ठीक है, जो भी ट्रेडिशनल यानी कि पहले के जो रीति रिवाज थे, जो रीति रिवाज से बेस्ड कानून थे, उसको खत्म किया था और वुमेन्स को जो है वोटिंग देने का अधिकार दिया और जो भी और बाकी के दूसरे फ्रीडम्स भी जो है वहां पे लोगों को मिले थे। बट जो ये जो फ्रीडम थे ये सिर्फ इराक में उस समय सद्दाम हुसैन की पार्टी द्वारा स्थापित किया गया था, बट और बाकी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है वहां पे ये फ्रीडम नहीं दिए गए थे। बट जब 1979 में जब सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट बना था इराक का, तब उसने जो है एक डिक्टोरियल गवर्नमेंट रैंक करना चालू कर दिया था। डिक्टोरियल कहने का मतलब है कि वो पावर का पूरा जो पावर था वो सिर्फ उसी के हाथ में था, कोई भी डिसीजन लेने का, कोई भी एक्शन लेने का। क्लियर? और उसने बहुत सारे और जो भी उसके गवर्नमेंट के खिलाफ या जो भी अपने व्यूज अपने ओपिनियंस रखना चाहता था वो उनको रखने नहीं देता था, उनके अगेंस्ट एक्शन लेता था सद्दाम हुसैन खुद। क्लियर? बहुत सारे उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे जिसको ऐसा माना जाता था कि जो उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उसको जो है सद्दाम हुसैन ने मरवा दिया, और जो माइनॉरिटीज थे वहां पे इराक में उनका जो है नरसंहार यानी कि मैसेकर करवा दिया गया था सद्दाम हुसैन की पार्टी के द्वारा। ठीक है, तब हुआ ये कि जो यूएस था और उसके जो एलिज थे, एलिज मतलब उसके साथी थे जैसे कि ब्रिटेन, उन्होंने इस पे इल्जाम लगाया था इराक पे कि वो लोग जो है सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं अपने पास और ऐसे वेपन्स रखते हैं मास डिस्ट्रक्शन का जिसमें वर्ल्ड को पूरा नुकसान हो सकता है। ठीक है, ब्रिटेन और यूएस के द्वारा ये इल्जाम जो है इराक पे लगाया गया था। बट जब यूएन की टीम जब वहां पहुंची थी इराक में इन सारे वेपन्स को सर्च करने के लिए, बट वहां पे उनको कुछ भी नहीं मिला था। बट अल्टीमेटली फिर भी क्या हुआ, जब उनको कुछ नहीं मिला था तो उसके बावजूद भी जो यूएस था उसने जो है और उसके एलिज थे ब्रिटेन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इराक पे इन्वेड किया, अटैक किया और वहां की जो गवर्नमेंट थी सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट जो थी उसको हटाया 2003 में। क्लियर? और यूएस ने जो है अपने प्रेफरेंस से अपने चॉइस से जो है वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित किया गया था, वो भी टेम्परेरी इंटरिम जो गवर्नमेंट वहां पे स्थापित किया था यूएस के द्वारा, यानी कि टेम्परेरी गवर्नमेंट जो है अपने चॉइस से जो है यूएस के द्वारा वहां पे स्थापित किया गया था। बट जो सिक्योरिटी काउंसिल है जो कि एक यूएन का हिस्सा है, उसने जो है इस अटैक को, इस वॉर को जो ऑथराइज नहीं किया था। यानी कि हमें पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और इन 5 परमानेंट मेंबर्स से बहुत सारे कंट्रीज थे, ठीक है, 2 या 3 कंट्रीज है जिन्होंने जो है इस अटैक को, इस वॉर को जो ऑथराइज नहीं किया था, यानी कि इनको परमिशन नहीं दिया गया था। ठीक है, उस समय जो यूएन का हेड था कोफी आनन, उसका मानना था कि ये जो वॉर है, ये जो अटैक है, ये इलीगली अटैक जो है इराक पे किया गया है। क्लियर? और इससे जो है इन सब चीजों से जो है कुछ सवाल ऐसे खड़े होते हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि क्या हम जबरदस्ती जो है किसी कंट्री में गवर्नमेंट डेमोक्रेसी स्थापित कर सकते हैं? अगर स्थापित करते हैं तो क्या वो गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा दिन तक चलेगा?
क्या जो सिटीजन्स है वहाँ पे वो इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या मानेंगे या नहीं मानेंगे। क्या ऐसे गवर्नमेंट जो जबरदस्ती किसी कंट्री पे स्थापित की गई है, क्या वहाँ का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा वो सिटीजन्स के हिसाब से होगा या फिर उस कंट्री के हिसाब से होगा जिस कंट्री ने यहाँ पर डेमोक्रेसी लागू किया है। तो ऐसे सवाल जो है बहुत खड़े होते हैं जब अटैक ने जो है जबरदस्ती जब यूएस ने जो है जबरदस्ती इराक पर अटैक किया था। तो आई होप ये आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा और इस चैप्टर जो है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि किस तरह से जो है एक डेमोक्रेटिक यहाँ पे डेमोक्रेसी वहाँ पे किसी कंट्री में जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वहाँ पे डेमोक्रेसी स्थापित हुई, फिर वो डेमोक्रेसी फिर हटी, फिर और दोबारा जो है वहाँ पे रिस्टोर की गई। किस तरह से जो है इस चैप्टर में देखा कि किस तरह से जो है डेमोक्रेसी एक्सपेंशन हुआ पूरे वर्ल्ड में, बिगिनिंग में क्या हुआ था, फिर रिसेंट फेजेस में क्या क्या हुआ, और किस तरह से जो है ग्लोबल लेवल पर किस तरह से जो है कोई गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होती है या नहीं होती है, हमने देखा इस चैप्टर में, ठीक है। और जो डिसीजन लिए जाते हैं यूएन के द्वारा वो क्या डेमोक्रेटिक है या नहीं है। और लास्ट हमने ये पढ़ा कि डेमोक्रेसी का प्रमोशन जो है बहुत सारे कंट्रीज में पहले टाइम पे किया गया था, ठीक है, जैसे कि हमने देखा एग्जांपल इराक का। तो आई होप जो भी मैंने इस चैप्टर में टॉपिक्स पढ़ाया है आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा ताकि मैं आपके डाउट्स को वहाँ क्लियर कर सकूं, ठीक है। और जो पीडीएफ मिलेगा आपको इस चैप्टर का प्लीज उससे जो है रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए टॉपिक्स, ठीक है। और एक और बात कि जब भी आप वीडियो देखें तो प्लीज आप स्टार्टिंग लिखें और अपना नाम लिखें साथ में, और जब एंड करें तो आप एंड लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हाँ आप हमसे कनेक्टेड हैं और हम आपसे कनेक्टेड हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो है आप बुक्स ले लें स्कूल से ताकि आपको और अच्छे से बुक रखकर आप सामने वीडियो देख सकें और आपको अच्छे से क्लियर हो। और एक और बात कि सैटरडेज को जो है आपका टेस्ट होगा तो प्रिपेयर रहेगा टेस्ट के लिए। जो भी सोशल साइंस के जो भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है, इस क्लास में 9th क्लास में, आप जो है इसके लिए जो भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाया है उससे टेस्ट हो सकते हैं आपके। तो प्लीज सैटरडेज को प्रिपेयर रहेगा कि आपका टेस्ट होगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझसे पूछिएगा। तो हमारे चैनल जो है स्टडी ट्रेड उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।